और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सरकार है जो 3.5 सालों से चल रही है, जो बनते समय ही गलत आधार पर बनी। जब ये सरकार बनी तब से चोरी शुरू हुई। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले इस सरकार को बनाने के लिए विधायकों की चोरी करनी पड़ी। इस सरकार को बनाने के लिए इन्होंने दूसरी सरकार को तोड़ा, विधायकों को पैसे खिलवाए, उनको अपनी तरफ लाए और तभी ये सरकार बनी। तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है देश की राजनीति का, वो तो बनते ही इन्होंने तोड़ दिया। और आज ये स्थिति है कि पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की, तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। और ये जो 40% की सरकारा है, ये किसने कहा? किसी नेता ने नहीं कहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। कहा था कि हमारे साथी इतने परेशान हैं घूस दे देकर कि 40% हम अपनी कमाई इनको दे रहे हैं, सरकार को। इनको रोकिए, कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो ये 40% सरकारा तब से चले आ रहा है जब से कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को गई। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। 8 करोड़ रुपए एक विधायक के बेटे में के घर में मिले। आप सोच सकते हैं 8 करोड़ रुपए कैश एक विधायक के बेटे के घर में मिले, तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने कोई कार्रवाई की, पकड़ा उस लड़के को कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? नहीं की। उल्टा उसके पिता ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मेरे बेटे के घर में चाहे आप कुछ भी पकड़ लो, मुझे आप नहीं रोक सकते। इतनी बेशर्मी के साथ लूटा है कर्नाटका को कि हर स्तर पर लूट है, हर स्तर पर। और उस लूट का बोझ कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ठीक है, ये लोग सत्ता में आ गए, लूटने लग गए, अपने बड़े बड़े महल बनवा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके पास बहुत हो गया तो हमें क्या? लेकिन है, क्योंकि जो लूट रहे हैं वो आपका है, जो लूट रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, कर्नाटका की है, आप सबकी है। अगर ये लूट बंद होती तो आपके लिए क्या क्या बन सकता था, आपको मालूम नहीं होगा। हमने एक अनुमान लगाया, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, कर्नाटका की संपत्ति लूटी है। अब आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या कर सकते थे। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, कम से कम 20 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। लाखों बच्चों की शिक्षा लूटी। इनके लूट से 2000 से ज्यादा लंबी 6 लेन की किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 2250 किलोमीटर लंबी, अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं लूटते। 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे इन पैसों से। आपके लिए योजना बन सकती थी, जिसको कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना। 30 लाख घर बन सकते थे। आज अगर आप महंगाई से जूझ रही हैं बहनों, मुझे मालूम है 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो गई है। आप दुकान जाती होंगी, सुबह सोचती होंगी कि 1-2 चीजें पकानी है, आधे टाइम आप वापस लौटती होंगी बगैर खरीदे। आधी चीज खरीदती होंगी और आधी छोड़ देती होंगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। और इस महंगाई का सारा बोझ आप उठा रहे हैं, किसान उठा रहा है। डीएपी का पहले बोरा मिलता था 50 किलो का, आज वही बोरा उतने ही पैसों का 45 किलो का मिल रहा है। आपको अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, ना गन्ने के किसान को मिलता है, ना धान के लिए मिलता है। आपका फर्टिलाइजर, उस पे भी जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। तो कैसे गुजारा होगा आपका अगर ये लूट बंद नहीं होगी? जब तक ये लूट बंद नहीं होगी तब तक आपका गुजारा हो नहीं पाएगा, आपकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। और क्या होता है, आप सोचिए, अगर नेता का ध्यान लूटने में और लालच में हो जाता है और उसी में पड़ा रहता है वो,
तो वो काम करना बंद करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो आजकल हमारी राजनीति में, हमारे देश में है, कि अब नेता जान गया है कि भैया कुछ काम करो ना करो, चुनाव के समय पब्लिक के सामने चले जाना, धर्म की बात उठा देना, जाति की बात उठा देना, पब्लिक के जज्बात उठ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, चलो भैया नैया पार, एक और चुनाव निकाल देंगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके सामने नेता आते हैं तो आजकल ताज्जुब की बात तो ये है कि आपको ये नहीं बताते कि 3.5 सालों से हमारी सरकार रही है, हमने आपके लिए इतने पाठशाला बनाए, हमने इतने संस्थान खोले हैं, हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, हमने अस्पताल खोले हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, आपके बच्चों को रोजगार कितने दिए, ये नहीं बताते। कहीं कहीं और की बातें करते रहते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो इनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपने इनकी आदत भी बुरी बना दी है। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको। तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है, इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपका जो बेंगलुरु शहर है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेंगे? जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोजगार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे, और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी, वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।